हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे हैं ओवरव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स, यानी एक रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स का ओवरव्यू पढ़ रहे हैं। मतलब एक ओवरव्यू ले रहे हैं रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स का, ताकि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं और ऑडिट करें तो हमसे कम से कम उन स्टैंडर्ड्स के नाम पता हो, उनके फेमिलियरिटी हो, उसमें मोटे तौर पर वो क्या कहते हैं, हल्का सा हमें एक आइडिया हो, ताकि हम वहाँ जाकर एक इफेक्टिवली ऑडिट कर सकें। और अगर हम उसमें ज़्यादा नॉलेज लेना चाहें तो ले लें। तो हमने आपके अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 पढ़ा, उसके बाद कोविड पढ़ा, उसके बाद आईएसओ के स्टैंडर्ड्स पढ़े, आईएसओ 20,000 27,001 और आईएसओ 17799 पढ़ा। उसके बाद हमने सैस 70 पढ़ा। उसके बाद हमने जो है आपके सॉर्बन ऑक्सले, फिर एक्ट्स में आए हम, सॉर्बन ऑक्सले एक्ट के बारे में हमने पढ़ा, एक ब्रीफ उसके बाद सॉक्स के बारे में हमने पढ़ा। अब हम कोसो पढ़ रहे हैं। कोसो क्या है? कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन। कोसो को फुल फॉर्म है कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन। असल में क्या है कि एक नेशनल कमीशन बैठा, अमेरिका में एक नेशनल कमीशन बैठा, और किस पर बैठा? फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर बैठा। असल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉडलेंट होने लगी थी, ऑर्गेनाइजेशन पावरफुल हो गए थे, और एक के बाद एक उनके अंदर मैसिव पावर हो गई थी, फाइनेंशियल पावर उनमें बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब क्या होता था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो कंपनी को रन करते थे वो फ्रॉड करने लगते थे। तो जो आपके शेयर होल्डर हैं उनके प्रति जो है आपकी उनसे फाइनेंशियल फ्रॉड किया जाता था, उनसे फ्रॉड किया जाता था। इसलिए किया जाता था कि उनको गलत फाइनेंशियल रिपोर्ट दी जाती थी। आपके शेयर होल्डर हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने शेयर होल्डर यानी अपने मालिकों को सही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दो। तो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा होने लगी, और उसके अलग अलग रीज़न थे। ऑर्गेनाइजेशन पावरफुल होते चले गए, आज भी हैं। आज तो $100 बिलियन का फेसबुक है, जो कई कई कंट्रीज़ की बराबर की उसकी जीडीपी है। तो 1985 आते आते ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हो गए थे जो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन थे, मल्टीनेशनल थे, कई कंट्री में थे, और उनकी जीडीपी, उनकी जो वैल्यूएशन था वो कई कंट्री की ईयरली जीडीपी के बराबर थी, और उससे कई गुना जाते थे। कई तो डबल ट्रिपल टाइम्स, छोटी कंट्री के तो डबल ट्रिपल टाइम्स उनकी जीडीपी थी। और इन ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड होता था तो उसका रिपरकशन बहुत ज़्यादा होता था। तो एक मिस्टर ट्रेडवे के अंतर्गत ट्रेडवे कमीशन बैठा, एक मिस्टर ट्रेडवे थे, उनके साथ एक ट्रेडवे कमीशन बैठा, और ट्रेडवे कमीशन ने, जैसे हिंदुस्तान में कमीशन बैठते हैं, यहाँ के कमीशन तो इनएफिशिएंट होते हैं, वहाँ एफिशिएंट होते हैं। तो उन्होंने क्या है कि इन फ्रॉड्स वगैरह को देखा, फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बारे में देखा और व्यूज़ लिए, और उसके बाद उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी। ट्रेडवे कमीशन ने रिकमेंडेशन दे दी, और एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड कंप्लीट इंटरनल कंट्रोल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क रिलीज़ किया। मतलब उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी, वो जो उनकी रिकमेंडेशन पब्लिश हुई, वो कंप्लीट इंटरनल कंट्रोल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क थी। यानी कि इंटरनल कंट्रोल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क की उन्होंने रिकमेंडेशन दी। तो 5 ऑर्गेनाइजेशन थे, उसमें से एक अमेरिका का सीपीए इंस्टीट्यूट भी था, AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट भी था। तो 5 इंस्टीट्यूट ने इस रिकमेंडेशन को अडॉप्ट किया, मतलब स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन बने। वो उन्होंने एक कमेटी बनाई, कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बाद में कोसो कहा गया। तो आज भी उसका नाम कोसो है, कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। आप नाम देखोगे तो बड़ा अजीब सा है, आप कहोगे ये नाम क्यों आया? ये नाम इसलिए आया क्योंकि मिस्टर ट्रेडवे का नाम क्यों नहीं आया? मिस्टर ट्रेडवे का कमीशन बना, कमीशन ने रिकमेंडेशन दी, उन्होंने कहा जी फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए आप इंटरनल कंट्रोल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क होना चाहिए। और वो रिकमेंडेशन जो है इन 5 ऑर्गेनाइजेशन ने ली, और फिर उसके बाद वो एक स्टैंडर्ड बन गया। कोसो एक स्टैंडर्ड बन गया, कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैंडर्ड बन गया। और उस रिपोर्ट में ये बोला गया, इंटरनल कंट्रोल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क ने कहा कि भैया इंटरनल कंट्रोल जो है वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरे आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो डेजिग्नेट किया गया, डेजिग्नेटेड पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इंटरनल कंट्रोल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क कहता है कि इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसेस है, जो ऑब्वियसली इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसेस है, मतलब इंटरनल कंट्रोल्स हैं, प्रोसेसेस हैं,
जो वैसे तो आप ये कह सकते हो कि इंटरनल कंट्रोल जो है पॉलिसी प्रोसीजर्स हैं, पर वो लागू होंगे, प्रोसेस में तब्दील होंगे, तभी वो इंटरनल कंट्रोल बनेंगे। तो इंटरनल कंट्रोल एक, जो कोसो कहता है, इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसेस है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट या दूसरे व्यक्ति जो डेजिग्नेटेड व्यक्ति हैं वो एस्टेब्लिश करते हैं। और वो किस लिए एस्टेब्लिश करते हैं? ताकि एक रीजनेबल एश्योरेंस मिले। 100% एश्योरेंस नहीं, ध्यान रखिएगा, 100% एश्योरेंस मिल ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ रिस्क रहेगा। ये एक्सेप्टेबल रिस्क डिटरमाइन करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को कि ये एक्सेप्टेबल रिस्क है, ये नॉन एक्सेप्टेबल रिस्क है। रिस्क मैनेजमेंट में हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो रीजनेबल एश्योरेंस मिलनी चाहिए। और रीजनेबल एश्योरेंस किस लिए मिलनी चाहिए? कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव मीट आउट हो रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कमाना है, उसके प्रॉफिट कमाने के टाइम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सपोज ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा रहा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, हम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं जहाँ प्रॉफिट एम होता है, लीगल प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रॉफिट ये उनका एम है, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है। तो इंटरनल कंट्रोल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क कहता है कि इंटरनल कंट्रोल आप लगाते हो। और इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? वो प्रोसेसेस होती हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट या दूसरे पर्सनल एम्प्लॉय करते हैं, और उससे क्या है, एक रीजनेबल एश्योरेंस मिलती है कि ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटेड ऑब्जेक्टिव मीट आउट हो रहे हैं। अब स्टेटेड ऑब्जेक्टिव अगर फ्रॉड हो गए तो नहीं होंगे, क्योंकि फ्रॉड क्या है, प्रॉफिट को कम करेगा। और अगर मान लिया सपोज अगर कहीं पर कुछ ऐसा हो रहा है, ओमिशन हो गया, एरर हो गया, या कोई चीज़ एसेट लॉस हो गया, एसेट सेफगार्ड नहीं हुआ, रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, तो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव मीट आउट नहीं हो रहे हैं। स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव हैं वो मीट आउट हों तो ओके, तो वो इंटरनल कंट्रोल सही चल रहा है, वो प्रोसेसेस सही तरीके से काम कर रही हैं। तो कोसो ने एक एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क रिलीज़ किया और लोगों के सामने रिलीज़ किया और उनसे कहा कि भाई अपनी ओपिनियन दीजिए। तो उसमें ओपिनियन वगैरह आई, और ये जो था, ये रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करता था। मतलब छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, रिगार्डलेस ऑफ साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हेल्प करता था। तो ये फ्रेमवर्क जो है इंटर रिलेशनशिप बताता है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में और इंटरनल कंट्रोल में। यानी कि एक ये मतलब कोई भी, अगर मान लिया सपोज एक नॉर्मल सी चीज़ है, रिस्क बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। रिस्क को कम करने के लिए, एक एक्सेप्टेबल में लेवल रखने के लिए आपको कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। अगर रिस्क कम होगा, रिस्क कम होगा तो कंट्रोल्स आपको उसी हिसाब से लगाने पड़ेंगे, रीजनेबल लगाने पड़ेंगे, ताकि एक्सेप्टेबल रिस्क तक पहुँचे। तो आज की डेट में यह है कि वो 5 ऑर्गेनाइजेशन तो इसको एक्सेप्ट करते ही करते हैं। SEC, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जो USA का है, वो कोसो फ्रेमवर्क रिकॉग्नाइज करता है। अब कोसो एक चीज़ कहता है, कोसो कहता है कि किसी भी बिजनेस में कोर जो है, कोर किसी भी बिजनेस में उसके लोग हैं और उनके इंडिविजुअल्स एट्रीब्यूट्स हैं। यानी कि इंटेग्रिटी, एथिकल वैल्यू और कॉम्पिटेंस होनी चाहिए उन लोगों में, और उस इन्वायरमेंट में जिसमें वो ऑपरेट कर रहे हैं। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ही आपको इनकॉम्पिटेंट, आपको धोखाधड़ी, बेईमानी करने के लिए कहे तो वो अच्छा नहीं है। तो यानी कि ये इंजन है, वो ये बोलता है कि ये इंजन है जो एंटिटी को ड्राइव करते हैं, और ये सारी चीज़ों के फाउंडेशन है। बेसिकली इसके पीछे इंटेंट क्या है? असल में क्या हो रहा है कि चीज़ें ऑटोमेट होती चली जा रही हैं। अब हर चीज़ के पीछे बेसिकली क्या होगा? आदमी होगा, मतलब अल्टीमेटली तो आदमी होगा। अब जो कंट्रोल्स अगर आपने लगा दिए, चीज़ों को ऑटोमेट कर दिया, जब तक कि पूरा 100% आप ऑटोमेटेड सिस्टम ना बना दें, पूरा 100% सिम्बायोटिक सिस्टम ना बना दें जहाँ पर कोई ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस ही ना हो। मतलब एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दें, अगर एक मारुति की फैक्ट्री क्रिएट करनी है तो आप ऐसी मारुति की फैक्ट्री क्रिएट करें कि वो एक आइलैंड में हो और वहाँ पर कोई आदमी ना जाता हो, वहाँ पर मशीन होती हो, मशीन की हेल्प करती हो, मशीन जो है वो चीज़ों को प्रोड्यूस करके दे देती हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप एक सिचुएशन सोचिए। वो सिचुएशन ये है कि मालूम पड़ा एक आइलैंड है और आइलैंड में कोई इस समय नहीं रहता, और आप एक एलियन सभ्यता आती है, जो एडवांस सभ्यता आती है, और वो एक फैक्ट्री डाल देती है वहाँ पर जो अपने आप में कंप्लीट है। उस रोबोटिक फैक्ट्री है, रोबोट्स को ठीक करते हैं, वही बनाते हैं, वो सारा चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। अब वहाँ वो सिचुएशन में क्या है कि ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे ही उसमें ह्यूमन बीइंग आएगा, जैसे मान लिया आपने कहा कि जी कंट्रोल करने के लिए कि कोई आदमी अंदर ना जाए, फाइनली कंट्रोल के लिए एक ह्यूमन बीइंग या 4 ह्यूमन बीइंग इसमें लगा दो। अब
ह्यूमन बीइंग उस रिसोर्स को कंट्रोल करने लगे, नीचे का सिस्टम ऑटोमेटेड हो गया, तो जितने ऊपर ह्यूमन बीइंग जाएगा उतना वो पावरफुल होता चले जाएगा, वो उतने बड़े इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होगा। और जितने बड़े इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होगा तो सिस्टम आप अपने आप बेईमानी नहीं करेगा, ह्यूमन बीइंग वहाँ पर एरर फ्रॉड्स करेगा, सिस्टम अपने आप एरर क्रिएट नहीं करेगा। सिस्टम को अगर रीजनेबल मेंटेनेंस, जो मेंटेनेंस चाहिए उसे वो मेंटेनेंस मिल रही है, उसको आपने एक बार डिज़ाइन कर दिया है, और जैसे सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, उस लाइफ तक वो रीजनेबल लेवल तक काम करते रहेगा। अब जो ह्यूमन बीइंग है वो बिग रिसोर्सेस कंट्रोल करने लगे हैं। अब वहाँ पर जो है इंटेग्रिटी, इथिकल वैल्यूज़ और कॉम्पिटेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि इंटेग्रिटी होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर अगर कोई आदमी फ्रॉड करेगा तो वो 1, 2, 4 हज़ार, 10,000, 20,000 रुपये का फ्रॉड नहीं करेगा, 1 करोड़ रुपए का फ्रॉड नहीं करेगा। वहाँ पर जो आदमी फ्रॉड कर रहा होगा वो 100 करोड़ का, 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का फ्रॉड कर रहा होगा। उस लेवल पर आकर, उस लेवल पर वो रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहा होगा, उस लेवल के रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहा है। तो वहाँ पर इंटेग्रिटी और एथिकल वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, कॉम्पिटेंस होना क्यों ज़रूरी है? कॉम्पिटेंस होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो अगर इनकॉम्पिटेंट होगा तो फिर वो नुकसान करा देगा उतने का। यानी ह्यूमन बीइंग 2 चीज़ कराएगा। जब वो इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है वहाँ पर आप इनकॉम्पिटेंट आदमी डाल रहे हो। 2 चीज़ें हैं ऑर्गेनाइजेशन में, 2 टाइप के होते हैं। आप जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वहाँ पर लोग बैठे होंगे, तो 2 टाइप के वेस्टेड इंटरेस्ट, 2 टाइप के लोग बैठे होते हैं। एक होते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट, वो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को जानते तो हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को समझते तो हैं, लेकिन वो बेईमान होते हैं, मतलब वो फ्रॉड कर रहे होते हैं। आप एक छोटी कंपनी में चले जाइए, वहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट होगा, एडमिन डिपार्टमेंट होगा, वो कुछ ना कुछ करके कुछ ना कहीं से पैसे बना रहा होगा, या फाइनेंस डिपार्टमेंट ही होगा, वो कहीं ना कहीं से छोटी वो होगा तो वो कहीं ना कहीं से पैसा बनाने की कोशिश करेगा। वहाँ पर जो अकाउंटेंट वगैरह बैठेगा और वो कॉम्पिटेंट होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्रॉड करने के लिए आपको नॉर्मल लेवल से ज़्यादा कॉम्पिटेंसी चाहिए होती है, और फ्लेक्सिबल होगा, कॉम्पिटेंट होगा, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होगा उसमें, और वो सर्वाइव कर रहा होगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का लेवल एक लेवल से बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पर सिचुएशन चेंज हो जाएगी, वहाँ पर कंट्रोल्स आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे, आपस में इंटर कंट्रोल हो जाएगा। तो पहली चीज़, एक आदमी जो कॉम्पिटेंट हैं लेकिन वो उनकी इंटेग्रिटी नहीं है, उनके अंदर इथिकल वैल्यूज़ नहीं है। दूसरे आदमी वो हैं जो कॉम्पिटेंट नहीं, इनकॉम्पिटेंट है, जो फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं लेकिन ऐसा है कि वो कॉम्पिटेंट भी नहीं है। यानी कि वो उस इकोनॉमिक सिस्टम को अगर कंट्रोल करेंगे तो उनकी गलती नुकसानदायक होगी, यानी कि या तो इंटेंशनली नुकसानदायक या अनइंटेंशनली नुकसानदायक, दोनों नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है, यही बात कोसो कह रहा है और यही बात सारे स्टैंडर्ड कहते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कोई कहता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर इंटेग्रिटी, इथिकल वैल्यू, कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, एनवायरनमेंट में भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और यही इंजन है जो एंटिटी को ड्राइव करना चाहिए, यही फाउंडेशन होना चाहिए, इस तरीके की बात होगी। और दूसरी तरफ दूसरे तरीके से कहा जाएगा, मतलब बात वही हो रही है। बात ये हो जाएगा कि अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होनी चाहिए, क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जो रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए, जो कॉन्फिडेंशियल रहना है वो कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, इंटेग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो घूम फिर कर वही कहेंगी। तो कोसो जो है उसको थोड़ा इथिकल वे में कहता है, बड़े अच्छे वे में कहता है। कोसो की रिपोर्ट जो है बेसिकली ये कहती कि क्योंकि आदमी को मोटिवेट करना है तो आपको पॉजिटिव वे में करना पड़ेगा। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर ये नहीं कह सकते कि भाई आदमी को तो पैसा देना पड़ता है इसलिए ऑटोमेट करो और आदमी को निकालो। अगर आप ये कहोगे तो आदमी जो है वेस्टेड इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में। सच्चाई जो है वो वहाँ पर लोग सुनने के लिए तैयार नहीं रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो बेसिकली आप अगर उसको दूसरे तरीके से कहोगे, आप कहोगे कि जी इंटेग्रिटी, इथिकल वैल्यू और कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए इंटेग्रिटी, इथिकल वैल्यू? क्योंकि आप इतने इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करते हो। अगर आप वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाओगे तो ऑर्गेनाइजेशन को खा दोगे, और अगर तो उन शेयर होल्डर्स का क्या, और जितना बड़ा इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें जितना कंट्रोल्स जितने कम होंगे उतना प्रॉब्लम हो जाएगी। और आपकी कॉम्पिटेंस, अगर इनकॉम्पिटेंट आदमी आप रख दोगे और उतने बड़े इकोनॉमिक सिस्टम में इनकॉम्पिटेंट आदमी रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
जैसे कल की डेट में आपको थोड़ी देर के लिए वॉर के सिचुएशन को देखा जाए तो कल की डेट में क्या होता था, एक आदमी के पास एक मिसाइल होती थी और वो मिसाइल में एक बटन दबाता था और कुछ हिस्सा मर जाता था, 400-500। लेकिन आज न्यूक्लियर बटन होते हैं। अगर एक ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल गलती से बटन दब गया और वो दिल्ली में गिर गया, अगर USA ने सोचा कि गिराना है तो मालूम पड़ा दिल्ली साफ़ हो जाएगी। अगर एक हाउस में हाइड्रोजन बॉम्ब है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स में अगर हाइड्रोजन बॉम्ब है तो दिल्ली साफ़ हो जाएगी, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10-12 मिनट में या 15-20 मिनट में, 10-12 या 15-20 जो भी मिनट है, वहाँ मिसाइल पहुँचेगी US से। तो उसके लिए वहाँ पर कॉम्पिटेंट आदमी रखे होते हैं, कंट्रोल्स लगे होते हैं। जब न्यूक्लियर मिसाइल चलती है तो उसके वहाँ कोड्स होते हैं, जो आदमी उसे पहले तो उसको चालू करने के लिए प्रेसिडेंट और वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर का कोड दबता है। यानी प्रेसिडेंट और जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके साथ एक आदमी चलता है हर समय, फुटबॉल लेके कहते हैं उसे, वॉली कहते हैं। वो एक बॉक्स लेके चलता है, ब्रीफकेस लेकर चलता है और उस ब्रीफकेस में कोड्स होते हैं। और वो कोड्स जब कंट्री का प्रेसिडेंट और डिफेंस मिनिस्टर दबाएगा तो वो कोड मूव करेंगे और उसके बाद ही कोई न्यूक्लियर वॉरहेड लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद वो सारे कोड्स ट्रैवल कर जाएंगे पेंटागन के पास, या जो पेंटागन की ब्रांच है, न्यूक्लियर ब्रांच है, उसके पास। और फिर वो कोड्स चले जाएंगे आपके, अगर मान लिया सपोज जहाँ से लॉन्च करना, अगर एक पर्टिकुलर जगह से फ्लोरिडा में अगर एक न्यू ICBM रखी है या एक सबमरीन के पास ICBM रखी है, तो वहाँ पर वो कोड्स चले जाएंगे। और वो कोड्स पहले वो कोड जाएंगे, उसके बाद क्या है कि जो आदमी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो कोड दबाएगा, उसके बाद एक सील्ड पैक होगा वो कोड दबाएगा और उसके बाद फिर वो लॉन्च की जाएगी। तो वहाँ पर एक कंट्रोल्स लगे होते हैं और उसके पीछे कॉम्पिटेंट आदमी रखे होते हैं ताकि वो गलती ना करें, जिनको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, हाई लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो आजकल सिचुएशन वैसी ही हो गई है, जो रिसोर्सेज को कुछ आदमी कंट्रोल कर रहे हैं और जैसे जैसे ऑटोमेशन हो रहा है वो बढ़ता चले जाएगा, ये सारी चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। और यहाँ पर अगर कोई फ्रॉड कर रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहा है, तो उसका रिपरकशन ग्लोबल हो सकते हैं। इसका अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो एक जैसे फॉर एग्जांपल ये कंट्रीज़ थे सिंगापुर, ताइवान और आपके ये जिन्हें एशियन टाइगर्स कहा जाता था, 85 90s के आसपास, 85 के आसपास इनकी, 90s के आसपास, सॉरी इवन 95 के आसपास इनकी इकोनॉमी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, इन्हें एशियन टाइगर कहा जाता था। तो एक नाम मुझे, मैं भूल रहा हूँ, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की वजह से इनके सिस्टम्स में भी कमी थी, उसने एक्सप्लॉइट कर लिया फाइनेंशियल सिस्टम को, नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, उसने इन सिस्टम्स को एक्सप्लॉइट किया और फाइनेंशियल मेल्टडाउन हो गया, मतलब कंट्रीज़ का फाइनेंशियल मेल्टडाउन हो गया। हर्षद मेहता एक आदमी था, उसने क्या किया, इंडिया की स्टॉक मार्केट, नो डाउट वो बबल हो गई थी, वो बस्ट होनी ही थी, लेकिन हर्षद मेहता ने उस बबल को और बढ़ाया। उस फ्रॉड करते ही लोगों का विश्वास, सेंटिमेंट स्टॉक मार्केट से चला गया। तो कहने का मतलब ये है, आज की डेट में एक आदमी सिचुएशन, फाइनेंशियल सिस्टम में हैवॉक रेक कर सकता है। तो हमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है, एक आदमी को ऐसा नहीं करना है। एक आदमी, हिस्ट्री में बहुत सारे एक आदमी हुए हैं, हिटलर हुआ है और बहुत सारे आदमी हुए जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। तो हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर कंट्रोल्स होनी चाहिए, हर चीज़ में कंट्रोल्स होनी चाहिए, एक आदमी पर चीज़ें डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए और वो कंट्रोल सारी चीज़ों को, ऑर्गेनाइजेशन को फ्रॉड से बचानी चाहिए। तो अगर हम इसे समराइज़ करें तो हम ये कह सकते हैं कि कोसो कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन है और कोसो अपनी रिपोर्ट में ये कहता है कि लोग उसके कोरवे लोग, जो बिज़नेस, किसी भी बिज़नेस के कोर में लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं और इंडिविजुअल्स को कुछ एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, इंटेग्रिटी, इथिकल वैल्यू और कॉम्पिटेंस होनी चाहिए और जिस इन्वायरमेंट में वो ऑपरेट कर रहे हैं उसमें भी इथिकल इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो इसके बाद कोसो कहता है कि 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला, एफिशिएंट और इफेक्टिव ऑपरेशन। एफिशिएंसी होनी चाहिए और इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। इफेक्टिवनेस का हमने मतलब पढ़ा है और कई बार बोला। इफेक्टिवनेस का मतलब यह है, अगर हमने एक दवाई खाई तो वो कितनी इफेक्टिव है, वो हमारी बीमारी ठीक कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर बीमारी ठीक करती है तो इफेक्टिव है, नहीं करती है तो इफेक्टिव नहीं है, वो गोल को मीट आउट करती है कि नहीं करती है। तो जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, पहली चीज़ ये इंश्योर करना चाहिए कि इफेक्टिव और एफिशिएंट ऑपरेशन
हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इफेक्टिव ऑपरेशन का मतलब ये गोल्स को मीट आउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एफिशिएंट का मतलब ये है कम से कम रिसोर्स यूज़ करके। अगर आपको एक दवाई खाई आपने और 4 दिन बाद ठीक कर रही है और एक दवाई 1 घंटे में ठीक कर दे रही है, तो एफिशिएंट कौन है? जो दवाई 1 घंटे में ठीक कर रही है। एफिशिएंसी कम समय में कम रिसोर्स लिए हुए ऑब्जेक्टिव को मीट आउट करती है। तो एफिशिएंसी और इफेक्टिव ऑपरेशन होना चाहिए। दूसरा, एक्यूरेट और रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से डिसीजन शेयर होल्डर उसी के बेस में लेते हैं। अगर मेरे को अपना शेयर बेचना है तो मैं एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हिसाब से ही डिसीजन लूँगा। अगर मेरी कंपनी गिर रही है, कंपनी में प्रॉब्लम हो रही है, करेक्टिव एक्शन लेने के लिए मेरे को वोट लेना है, तो मैं रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से ही लूँगा। तो इंटरनल कंट्रोल ऐसे होने चाहिए कि रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होनी चाहिए। और आज के डेट में जहाँ पर क्या है, जैसे रिलायंस है, उसके लाखों हज़ारों शेयर होल्डर्स हैं, और कई कंपनीज़ हैं उसके लाखों शेयर होल्डर्स हैं। तो उन शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। वो मालिक हैं, पार्ट मालिक हैं उस कंपनी के, तो उनको एक्यूरेट और रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होनी चाहिए। तीसरा ये चीज़ क्या है कि जो एप्लीकेबल लॉज और रेगुलेशन है उससे कंप्लायंस होना चाहिए। यानी कि जो भी लॉज और रेगुलेशंस हैं सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं। आपकी पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट में आप लोग चुनकर भेजते हो और वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बनाते हैं। जनरली कई बार क्या होता है कि नेगेटिव लॉज भी बन जाते हैं, लेकिन ऑन एंड जनरली वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बनाते हैं। तो एप्लीकेबल लॉज और रेगुलेशंस को हमें मानना है। तो ये कोसो कहता है कि 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं इंटरनल कंट्रोल के। पहला, एफिशिएंट और इफेक्टिव ऑपरेशन। दूसरा, एक्यूरेट और रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कई बार आप एफिशिएंट और इफेक्टिव तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन जो आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, वहाँ एक्यूरेट और रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही है, वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि उससे शेयर होल्डर जो आपके मालिक हैं उनको प्रॉब्लम होगी, आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके डिसीजन को प्रॉब्लम होगा। एप्लीकेबल लॉज और रेगुलेशन से कंप्लायंस होनी चाहिए। तो रिपोर्ट कहती है कि 5 एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के। पहला है कंट्रोल इन्वायरमेंट। कंट्रोल इन्वायरमेंट फाउंडेशन है। ये फंडामेंटल डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, यानी कि कंट्रोल इन्वायरमेंट कैसा है। दूसरा, रिस्क असेसमेंट। तीसरा, कंट्रोल एक्टिविटीज़। चौथा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। और फाइनली, मॉनिटरिंग। तो कंट्रोल इन्वायरमेंट है, कौन कंट्रोल कर रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है कि नहीं है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर है कि नहीं है, एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कि नहीं है। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं, पहले एक स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, एक अथॉरिटी का मैट्रिक्स होना बहुत ज़रूरी है, एक फंडामेंटल डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, तभी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स जो हैं वो काम करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए एक फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा है कि ऑटोमेटेड चीज़ें हैं, तो ऑटोमेटेड चीज़ों में जैसे सॉफ्टवेयर में वो लॉगरिथम होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट क्या है कि आपको रिस्क का पता होना बहुत ज़रूरी है। आप रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स को रीच आउट करने के लिए में ये रिस्क का क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और एक्सेप्टेबल रिस्क क्या है। मतलब रिस्क असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जो ये 5 एसेंशियल कंपोनेंट हैं इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के। रिस्क असेसमेंट क्यों है? क्योंकि रिस्क करोगे तो तभी तो, रिस्क तो जीरो कर नहीं सकते, सिंपल सा बात ही है। तो आपको रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा। रिस्क असेसमेंट करोगे तो राइट रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा और उस रिस्क आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, उनको एनालाइज करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा ये रिस्क है, तो मैनेजमेंट कहेगा ये एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क है, तो वहाँ पर आपको कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे उस लेवल तक लाने के लिए। कंट्रोल्स क्या करते हैं? एक रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, 100% एश्योरेंस नहीं देते हैं। कंट्रोल्स का काम ही है आपके जितने भी रिस्क हैं उसको फाइंड आउट करना और उसको एक्सेप्टेबल लेवल तक गिरा देना। अगर एक्सेप्टेबल लेवल से नीचे हैं तो वेल एंड गुड, एक्सेप्टेबल लेवल से ऊपर हैं तो उसको कंट्रोल्स लगा के उसको नीचे करना, यानी रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल तक लाना। तीसरा है कंट्रोल एक्टिविटीज़। कंट्रोल एक्टिविटीज़ होती हैं, सबसे पहले पॉलिसी और प्रोसीजर्स बनते हैं। पॉलिसीज़ और प्रोसीजर इंश्योर करते हैं कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव अचीव किए जाएं और रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी हम कैरी आउट करें। तो कहने का मतलब ये है, अगर पॉलिसी और प्रोसीजर्स नहीं है तो हमें पता नहीं होगा क्या करना है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो होना चाहिए। पॉलिसी और प्रोसीजर्स वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनते हैं जिसके अनुसार हम इंटरनल कंट्रोल करने को इफेक्टिव करने लगते हैं। उसके बाद है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन का और कम्युनिकेशन में ये है कि अगर कोई रिस्क आया तो कैसे लोगों को पता चलेगा।
अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गड़बड़ी हो रही है और लोग चुप करके बैठे हैं, एक दूसरे को बता नहीं रहे हैं, तो किसको पता चलेगा? एक कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए। मैनेजमेंट अगर कोई रिस्क देखे तो मैनेजमेंट देखे, या जो रिलेवेंट पर्सन देखे। अगर मान लिया सपोज कल की डेट में एक बैंक है, बैंक में एक डेटाबेस सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, सेंट्रलाइज डेटाबेस, तो मालूम पड़ा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर चुपचाप बैठा हुआ है। अब ऑर्गेनाइजेशन को भी पता है, वो भी बैठे हुए हैं, वो भी एक दूसरे से कुछ नहीं कह रहे हैं। मालूम पड़ा डिजास्टर स्ट्रक हो गया, कल के डेट में ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो गया। तो इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चैनल डिटरमाइन होनी चाहिए कि अगर कोई डिज़ास्टर आ गया या अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा। स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं कि किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाएगा। आर्मी में आपने कभी देखा होगा तो वो स्टैंडर्डाइज वे में बात करते हैं कि हेलो अल्फ़ा चार्ली रिपोर्टिंग आउट। हर कुछ टाइम पर उनके रिपोर्टिंग होता है, वो रिपोर्ट देते हैं कि कहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो कम्युनिकेशन चल रहा होता है, नीचे से ऊपर तक कम्युनिकेशन चल रहा होता है और फिर उसी के अनुसार से चीज़ें चलती हैं। तो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी कंट्रोल एक्टिविटीज़ इसमें डिपेंडेंट करती हैं। इवन लोगों को अगर कुछ करना है, बेटर करना है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आईटी कंट्रोल्स बेटर लगने हैं, कंट्री कंट्रोल्स कहीं पर इम्पेयर हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही पता चल जाएगा। और फाइनली मॉनिटरिंग है। मॉनिटरिंग करना इंटरनल कंट्रोल को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल कंटिन्यूस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने लगा दिया और फिर उसके बाद भूल गए। मॉनिटरिंग के लिए इंडिपेंडेंट मेथोडोलॉजीज़ भी हो सकती हैं, मतलब कस्टमाइज्ड प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं, स्टैंडर्ड चेकलिस्ट भी हो सकते हैं। मतलब आप एक एम्प्लॉय को हर हफ्ते एक चेकलिस्ट भर के देखनी है। तो ये इससे पता चलता है कि कम्युनिकेशन रिलायबली चल रहे हैं, ओवर टाइम चल रहे हैं। अगर वो एक चेकलिस्ट भर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में एक छोटी सी चीज़ आज की डेट में होती है, क्या होता है कि आप कभी किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में टॉयलेट में गए होंगे, तो वहाँ पर एक टॉयलेट में एक साइन किया हुआ एक कुछ लगा होता है। अगर आप देखोगे तो साइन किया हुआ एक पेपर लगा होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो वहाँ पर जो सफाई कर्मचारी है वो जाता है, वो क्या करता है, जिस दिन जैसे जाता है सफाई करता है, उस पेपर को निकालता है, उसमें साइन करता है उस डेट के, अगर उस पेपर को लगा देता है। उसका मतलब ये है आज मैं आया था और मैंने इसको सफाई की और पूरी तरह से सफाई की, और वो बाहर निकल आता है। तो बेसिकली वो क्या हो रहा है, वो आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सफाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी तरह से इंटरनल कंट्रोल की मॉनिटरिंग होती है। इंटरनल कंट्रोल की मॉनिटरिंग ये होती है कि आप देखते हो कंट्रोल्स वायलेट तो नहीं हो रहे हैं, कहाँ कहाँ कंट्रोल्स वायलेट हो रहे हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हो रही है कि नहीं हो रही है, मालूम पड़ा लॉग्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। आप वो लॉग्स देखने लगते हो ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्स्टेंटली। उसके बाद आज की डेट में क्या है, ऑटोमेटेड चीज़ें हैं, जो एम्बेडेड कंट्रोल्स के बारे में हमने बात की। सिस्टम के अंदर एम्बेडेड कंट्रोल्स होते हैं, वो बता देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में क्या है कि अगर आपकी पीसी पर्सनल कंप्यूटर में जो एंटीवायरस लगा है, अगर वायरस आता है तो उसमें अगर आप कॉन्फ़िगर करोगे और उसमें क्लिक कर दोगे, अगर मान लिया राइट कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक कर दोगे, तो वो ये बता देगा जैसे ही कोई वायरस आएगा तो वो आपको एक मैसेज दे देगा, वायरस ऑन योर सिस्टम। तो यानी कि वो आपको बता रहा है, वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने में आपको हेल्प कर रहा है। जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं, इंट्रूजन को डिटेक्ट करते हैं, और जो आईटी के रिलेवेंट बंदे को उसको बता देते हैं कि भाई इंट्रूजन हो रहा है, देख लो, ये इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इंट्रूजन को प्रॉम्प्ट करते हैं। तो मॉनिटरिंग होती है, उसमें मैनुअल मेथड्स भी होते हैं और ऑटोमेटेड मेथड्स भी होते हैं। और क्या होता है कि आज की डेट में इंडिपेंडेंट मेथोडोलॉजी हैं, कस्टमाइज्ड प्रोसीजर्स हैं या स्टैंडर्ड चेकलिस्ट हैं, तो उससे हम ये चीज़ें देख सकते हैं। तो बेसिकली ये 5 एक्शन आप करोगे तो जो हमने 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स किए हैं वो मीट आउट हो जाएंगे। यानी कि अगर मान लीजिए सपोज कंट्रोल इन्वायरमेंट सही तरीके से रिस्क असेसमेंट कर रखा है आपने, फिर उस रिस्क असेसमेंट के अनुसार कंट्रोल एक्टिविटीज़ लगा रखी है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन हो रहा है, मॉनिटरिंग हो रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मीट आउट होंगे। इंटरनल कंट्रोल के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि एफिशिएंट और इफेक्टिव ऑपरेशन होगा, एक्यूरेट और रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी, और तीसरा है कि एप्लीकेबल लॉज और रेगुलेशन से को आप मीट आउट करोगे। तो इन तीनों चीज़ों को मीट आउट करने के लिए ये पांचों चीज़ें, पांचों कंपोनेंट जो एक्शन बता रहे हैं वो आपको एक्शन करने हैं। और इससे क्या है कि ये तीनों ऑब्जेक्टिव मीट आउट होंगे, ये 3 ऑब्जेक्टिव मीट आउट होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव मीट आउट होगा। अब कोसो कुछ क्रिमिनल पेनल्टी और प्रोटेक्शंस के बारे में कहता है। अब इन्होंने क्या किया है कि अगर मान लिया सपोज कहीं फ्रॉड होता है तो कई बार क्या होता था कि लोग पेपर डिस्ट्रॉय कर देते, आग लग गई कह देते थे।
आपके वहाँ कोई छापा पड़ने वाला है, फ्रॉड कर लिया, तो आप क्या करो, सबसे पहले आग लगा दो अपने ऑर्गेनाइजेशन में और वहाँ पर एक एफआईआर कर दो और बोल दो। तो आज की डेट में जो अमेरिका में पर्टिकुलरली जहाँ कोसो है, वहाँ पर टफ पेनल्टीज़ हो गई हैं, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रॉड्स बहुत हुए। फाइनेंशियल फ्रॉड्स डॉक्यूमेंटेशन के अनुसार होते हैं और उसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन गायब कर दिया जाता है, और आज की इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी गायब कर दिया जाता है। तो आज की डेट में ऐसा नहीं हो सकता। आज की डेट में ऐसा करने पर हैवी पेनल्टीज़ हैं। अगर कोई व्यक्ति रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय करेगा, सिक्योरिटी फ्रॉड करेगा या फ्रॉड को रिपोर्ट नहीं करेगा, जैसे आज की डेट में क्या है, कोई आदमी रास्ते में गिरा है, एक्सीडेंट हो गया है हिंदुस्तान में और वो मर रहा है और आपने देखा और आप सीधे चले गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज की डेट में कोसो और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, इनकी वजह से क्या हो गया है कि अगर आपको फ्रॉड है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको वो फ्रॉड को रिपोर्ट करना है। तो जब फ्रॉड होगा तो वहाँ पर देखा जाएगा किस किस लोगों को पता था। अच्छा, इन लोगों को पता था, तो उनसे कहा जाएगा कि तो आपको पता होना चाहिए था, आपको क्यों नहीं पता था। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझाने की कोशिश करोगे, जी मुझे नहीं पता था, और आप प्रूव नहीं कर पाए तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले जो हमारी स्टडी कहती है, वो कहती है कि सबसे पहले जो क्रिमिनल पेनल्टी और प्रोटेक्शन में है, फेलियर टू मेंटेन वर्क पेपर है। यानी कि अगर मान लिया सपोज आप वर्किंग पेपर को मेंटेन नहीं कर पाए, तो वहाँ पर क्या है कि आपको वर्किंग पेपर रखना है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, 5 साल या 7 साल के लिए, एक लिमिट है वहाँ पर। और अगर आप वर्किंग पेपर नहीं रख पा रहे हो तो वो फेलोनी की कैटेगरी में आएगा और उसकी 10 साल तक सज़ा हो सकती है। यानी कि अगर आप जानबूझकर मेंटेन नहीं कर रहे हो पेपर्स को, सारे ऑडिट और रिव्यू वर्क पेपर 5 साल के लिए कम से कम रखे होने चाहिए। मतलब 5 साल तक आप सारे ऑडिट या रिव्यू वर्क पेपर्स आपके पास होने चाहिए। अगर 5 साल तक नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आप 10 साल की जेल हो सकती है। अगर फ्रॉड हो गया, बड़ा हो गया फ्रॉड हो गया, तो वो 10 साल तक जेल हो सकती है। उसके बाद SEC जो है वो रूल्स क्रिएट कर रहा है जो जिसके बाद क्या है कि जो रिटेंशन है इन डॉक्यूमेंट्स का 7 ईयर हो जाएगा। इसके बाद है डॉक्यूमेंट डिस्ट्रक्शन। अगर आप डॉक्यूमेंट का डिस्ट्रक्शन करते हैं, और पर्टिकुलरली उस केस में जब कोई फेडरल गवर्नमेंट बैंकरप्सी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, फेडरल गवर्नमेंट कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही है या बैंकरप्सी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो वहाँ पर क्या है कि 20 साल तक आपको सज़ा हो सकती है डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय करने में। अगर कोई सिक्योरिटी फ्रॉड है तो क्रिमिनल पेनल्टीज़ हो सकती हैं और 25 साल तक जेल हो सकती है। फ्रॉड डिस्कवरी में क्या है, उन्होंने स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन बढ़ा दिया है, 2 साल कर दिया है 1 साल से, और 5 साल कर दिया है 3 साल से। उसके बाद दूसरे प्रोविजंस हैं, कॉर्पोरेट विसल ब्लोअर। उसके बाद क्या है, पर्सनल लोन जो है एग्जीक्यूटिव को नहीं देना है, इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोहिबिट होगी ब्लैकआउट पीरियड के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। क्रिमिनल पेनल्टी और जो प्रोटेक्शन है उसको बताने का एक सिंपल कारण ये है कि हम ये समझ जाएं कि कोसो, सबसे पहले तो हम ये समझें कि कोसो का ऑब्जेक्टिव क्या है। कोसो इंटरनल कंट्रोल के बारे में बोलता है, और दूसरी बात यह है कि फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रोकने की कोशिश करता है। और कोसो के 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं और 5 एसेंशियल कंपोनेंट हैं। 5 एसेंशियल कंपोनेंट आपको फॉलो करने हैं और 3 फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो मीट आउट होंगे उससे। और उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का फाइनली ऑब्जेक्टिव मीट आउट होगा। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ाना, वो होगा। अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो अप नहीं कर रहे हो तो क्रिमिनल पेनल्टी और प्रोटेक्शन है, मतलब आप पर क्रिमिनल पेनल्टीज़ डाली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कोसो और ये स्टैंडर्ड्स आने के बाद जो फ्रॉड्स होते थे, जो आपके इनरॉन में फ्रॉड हो गए, वर्टेल में फ्रॉड हो गए, या पहले भी जो कंपनियों में फ्रॉड होते थे, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज फ्रॉड होते थे US के, वहाँ पर लॉ बहुत सख्त हो गई। इंडिया में अभी उतना नहीं हुआ है, इंडिया में इतनी सख्त लॉ नहीं है, और इवन लॉ में बहुत सारे लूप होल्स हैं। लेकिन कोसो अगर आप फॉलो कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो उसके स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ रिलायबिलिटी इंटरनल कंट्रोल्स में आपको मिलेगी, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सही होगी। आपको ये इंश्योर होगा कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है मिनिमम अमाउंट, मिनिमम स्टैंडर्ड आपने अपनाया है। तो कोसो के अलावा हमने पहले सॉक्स भी पढ़ा था, और सॉक्स में भी हमने जाना था कि आईटी कंट्रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉक्स में जो है सेक्शन 404 में इंटरनल कंट्रोल्स की रिपोर्टिंग होती है, तो बेसिकली आईटी कंट्रोल्स की भी रिपोर्टिंग है। आईटी कंट्रोल्स जो है इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है। तो सॉक्स जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में एक मिनिमम, वो ये मतलब आपको उसका सही डिस्क्लोजर हो, रिक्वायरमेंट हो, और इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिटर्स, इंटरनल ऑडिट कमेटी आप बनाओ। तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स आप ऑपरेशनल इंटेग्रिटी और एफिशिएंसी रखने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब ये, अगर आप का सीएफओ या सीईओ एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में साइन कर रहा है और इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में एक साइन करके बता रहा है कि इंटरनल कंट्रोल मैंने देखे, और उस डिक्लेरेशन पर साइन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि एक लेवल तक ऑपरेशनल इंटेग्रिटी और इफेक्टिवनेस मेंटेन कर रहा है इंटरनल कंट्रोल की। और उससे क्या होता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो है सही डिस्क्लोज होती हैं। जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो सही होंगी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो कर रहे हो वो सही होगी। तो आज की डेट में क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिपेंडेंट है, और उसी से उनकी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट पैदा होती है, और वही उसकी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट को मैनेज करते हैं। तो वहाँ पर उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी सिस्टम्स हैं उसमें इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। जनरल कंट्रोल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो सॉक्स और कोसो दोनों इस चीज़ में एम्फेसाइज करते हैं।